रुचि, तुमने मौली की शादी में सबको फ़ोन किया, सिर्फ मेरी बहन नंदिनी को फ़ोन नहीं किया। ये क्या बात हुई भला? उसे कितना बुरा लगेगा। विनय ने अपनी पत्नी रुचि से बेहद नाराज़गी भरे स्वर में कहा। ना मैंने फ़ोन किया और ना ही मैं करूँगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए। अपनी लाडली नक चढ़ी बहन को फ़ोन? मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे उनकी ज़्यादतियाँ अच्छी तरह से याद हैं। उन्हें फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग उनके घर भी हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे। वो तब भी हमारी कीमत नहीं समझेंगी, बल्कि बदले में ताने और उल्हाने ही देंगी। इसलिए उनसे दूर की राम राम ही भली। आना हो तो आएं, वरना अपने घर बैठें। वैसे भी आकर कौन सी खुशियां बिखेर देंगी। आते ही अपना रोना धोना चालू कर देंगी और हमारे घर का माहौल ख़राब कर देंगी। हमारे घर में इतने वर्षों बाद खुशियां आई हैं और उनको मैं किसी की भी नज़र नहीं लगने दूंगी। तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी तलखी? आगे से ध्यान रखना, कहीं हमारी बहू भी आकर हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। बहू ऐसा व्यवहार तब करेगी जब ननद उसके साथ कुछ गलत करेगी। मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना और उसकी खुशियों में आग लगाना नहीं सिखाया। और तो और शादी होने के बाद भी उसके स्वभाव में रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं आया। तुम्हारी माँ भी उन्हें कभी रोकती टोकती नहीं थी। उसी का नतीजा है। अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को। जितना याद रखोगी उतना कष्ट होगा। कैसे भूल जाऊं कि उसने खून के आंसू से रुलाया है मुझे। तुम्हारी बहन तो जब तक यहाँ रही मेरा जीना हराम करके रखा है। जब भी याद आता है सब कुछ तन बदन सुलग उठता है। आपको याद होगा, जब मैं ब्याह कर आई थी तब मैं और नंदिनी हम उम्र थे, लेकिन उससे हमेशा एक बच्ची की तरह और मुझसे बिल्कुल बुजुर्गों की तरह व्यवहार किया जाता था। शादी के बाद जैसे ही मेरा सामान वाला बक्सा खोला गया, उसने मेरे यहाँ से आए हर सामान में कमियां निकालनी शुरू कर दी और सबके सामने मेरे माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई। ये सब करने के बाद भी मेरी सबसे सुंदर साड़ी तो तुरंत उसने ले ली थी। ससुराल में देवर ननद होते हैं तो वे नई नवेली बहू का सहयोग करते हैं, लेकिन मेरी ननद तो मेरे हर सुख से जलती थी। कोई मेरी सुंदरता की तारीफ कर दे या मेरे कामों की, तो वो कोई ना कोई बुराई निकाल कर शुरू हो जाती। मैं कुछ भी पहनूं तो उसकी मर्जी से, लिपस्टिक लगानी पड़े तो उसकी मर्जी से, आपसे कुछ भी बात करूं तो तुरंत अपनी माँ से उल्टी पलटी लगा देती। आपके साथ खाना खाने बैठती तो किसी न किसी बहाने से उठवा कर ही मानती। मंदिर भी जाना हो तो उसे ज़रूर साथ लेकर जाओ। उसका बस चलता तो शायद रात में भी साथ में ही सोती। जल्दी कमरा छोड़कर जाती ही नहीं थी। सासू माँ तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जैसे ही महीने का सामान आता, वो सभी कुछ मेवे मिश्री नाश्ता सब ताले में रख देती थी। आप मेरे लिए कुछ भी सामान लाते, वो भी खुद के लिए ही रख लेती थी। भला अपने ही घर में कोई पति अपनी पत्नी के लिए छिपाकर सामान लाता है? चलो जी, मैं मान लेती हूँ कि ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन मैं अपने मायके वालों का अपमान नहीं भूल सकती हूँ। मेरे भाई पिताजी का अपमान सबके सामने कर देती थी और हर समय मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी कि कहीं मैं अपने मायके कुछ भेज न दूँ, उनसे कोई बात ना कर लूँ। हद तो तब हो गई जब मेरे बच्चे हुए और वो उनसे भी बराबरी करने लगी। शादी के बाद भी उन्होंने कहाँ चैन से जीने दिया। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके में ही पड़ी रहती थी और हर समय यही रोना, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। उन्हें कुछ भी देने की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी, सब कुछ खुद ही बटोर कर ले जाती थीं। अब वो अगर शादी में भी आ गई तो मौली का हर लेने देने का सामान देखकर यही तुलना करेंगी कि ऐसी चीज़ मुझे नहीं दी थी, अपनी बेटी को दे रहे हैं। और फिर रोना धोना मचाएंगी कि माता पिता के नहीं रहने पर भाई भाभी उनको वो सम्मान नहीं देते, उनको ढंग से लेते देते नहीं। ये सब नाटक मैं ऐसे शुभ अवसर पर नहीं चाहती। आप जो देंगे आपको बदले में वही मिलेगा। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना है। शांति से आएंगी तो सिर माथे, वरना कोई बात नहीं।
विनय भी समझ गया कि नंदिनी के दिए जख्म रुचि के दिल में बहुत गहरे हैं, इसलिए विनय ने और कुछ नहीं कहा और खुद ही फ़ोन करने चल दिया। लेकिन मन ही मन सोच लिया कि बहन को अपनी बेटी की खुशियों को नज़र नहीं लगाने देगा। इज़्ज़त से आएगी तो इज़्ज़त मिलेगी, वरना कोई परवाह नहीं। बच्चों की खुशियाँ पहले देखी जाती हैं। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।